इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही देखा जा रहा है। आज हम ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसकी शुरुआत महज रिचार्जेबल बैटरी बनाने से हो गई थी, जिसको भारत आने से रोका गया ताकि वो टाटा और महिंद्रा को भी पीछे न छोड़ दे। यहाँ तक कि महिंद्रा को भी अपने नए मॉडल्स में इसी कंपनी से मदद लेनी पड़ी। ये वही कंपनी है जिसने अब टेस्ला को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का नंबर 1 कंपनी बनने का ताज पहना है। यही नहीं, ये वही कंपनी है जिसमें खुद वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर ने भी अपने हाथ आजमाएंगे। तो आइए आज इसी कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये है चीन की BYD, यानी कि बिल्ड योर ड्रीम्स। चीन की BYD तेजी से दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी बन गई है। जी हाँ, एक चीनी कार ब्रांड दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। लेकिन BYD कौन है, यह कहां से आया और इसको किसने बनाया, इसके बारे में शायद ही कुछ ही लोग जानते होंगे। आमतौर पर हर कोई टेस्ला और उसके प्रमोटर CEO एलन मस्क के बारे में जनता जानती है। तो खैर चलिए बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं BYD की जर्नी। BYD की स्थापना 1995 में बैटरी उद्योग में क्रांति लाने की दृष्टि से एक चीनी केमिस्ट वांग चुअनफू द्वारा की गई थी। उस समय चीनी बैटरी बाजार में जापानी और कोरियाई निर्माताओं का वर्चस्व था, जो उच्च गुणवत्ता वाले तो थे लेकिन महंगे उत्पादों के लिए जाने जाते थे। इससे वांग को गुणवत्ता से समझौता किए बिना कम लागत पर बैटरी बनाने का अवसर दिखा और इसके समाधान के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना था, जो चीन में उपलब्ध कम लागत वाले श्रम से हो सकता था। फिर क्या, शेंजन में एक छोटी सी कंपनी के रूप में शुरुआत करते हुए BYD ने शुरुआत में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रिचार्जेबल बैटरी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रसार के कारण तेजी से विकास का अनुभव कर रहे थे। काम ठीक से चल ही रहा था कि वर्ष 2023 में BYD के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब कंपनी ने बिना ऑटोमोबाइल विनिर्माण में किसी भी अनुभव के ऑटोमोबाइल उद्योग में अपना पहला साहसिक कदम उठाया। ऑटोमोबाइल विनिर्माण में कोई भी अनुभव नहीं होने के बावजूद BYD ने संघर्षरत राज्य के स्वामित्व वाली सिंगजुआंग ऑटोमोबाइल कंपनी को 269 मिलियन युआन में खरीदा। हालांकि वांग चुअनफू ने बैटरी प्रौद्योगिकी और ऑटोमोटिव क्षेत्र के बीच एक तालमेल तो जरूर देखा, खासकर जब दुनिया में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि BYD इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण के लिए बैटरी में अपनी विशेषज्ञता का लाभ वो उठा सकते हैं। इस निर्णय को, जिसे उस समय कई लोगों ने अति महत्वाकांक्षी माना, लेकिन इसी निर्णय ने EV बाजार में BYD के भविष्य के लिए आधार तैयार किया। शुरुआत में BYD ने पारंपरिक गैसोलीन से चलने वाली कारों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश भी किया। इस दृष्टिकोण ने BYD को अपनी EV व्यवसाय की नींव बनाने समय कैश फ्लो जनरेट करने में मदद की। इसके बाद मानो BYD की किस्मत ही बदल गई, खासकर तब जब 2008 में वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे ने कंपनी में महत्वपूर्ण निवेश किया। इस निवेश से BYD को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। बफेट की फर्म मिड अमेरिकन एनर्जी होल्डिंग्स, अब की बर्कशायर हैथवे एनर्जी ने करीब $232 बिलियन में BYD में 10% हिस्सेदारी खरीदी, जो कंपनी की क्षमता में मौजूद विश्वास का संकेत था। यह निवेश तब आया जब BYD अपनी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन योजनाओं के साथ हलचल मचाने लगा था। दुनिया के सबसे सम्मानित निवेशकों में से एक की वित्तीय सहायता ने विश्वसनीयता प्रदान की और BYD को अपनी अनुसंधान एवं विकास और उत्पादन क्षमताओं का विस्तार करने में मदद की। बफेट के निवेश के समय BYD ने अपना पहला हाइब्रिड मॉडल B3DM लॉन्च किया था, जो दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर उत्पादित प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन यानी PHEV भी माना जाता था। हालांकि यह मॉडल चीन के बाहर व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रहा, लेकिन फिर भी BYD के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जो विद्युत गतिशीलता के प्रति BYD की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता था। F3DM की कीमत चीनी उपभोक्ताओं के लिए किफायती तो रखी गई थी, जिससे यह घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए BYD की रणनीति में एक महत्वपूर्ण उत्पाद बन गया था। 2009 और 2013 के बीच की अवधि BYD के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि कंपनी ने धीरे धीरे अपना ध्यान इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर स्थानांतरित कर दिया और वैश्विक बाजार में प्रवेश करना भी शुरू कर दिया। इन वर्षों के दौरान BYD ने अपनी EV तकनीक को मजबूत किया और इलेक्ट्रिक बसों सहित अपनी उत्पाद लाइन का भी विस्तार किया, जो इसकी विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।
फिर 2009 भी BYD के लिए महत्वपूर्ण रहा, जिसमें कंपनी ने इलेक्ट्रिक बस बाजार में कदम बढ़ाया। जैसे ही दुनिया भर की सरकारों ने विशेष रूप से यूरोप में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिक बसें सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के लिए एक आकर्षक समाधान बन गई। BYD ने K9 इलेक्ट्रिक बस लॉन्च करके इस अवसर का लाभ उठाया, जो दुनिया के सबसे सफल इलेक्ट्रिक बस मॉडल में से एक बन गई। 2010 में BYD ने शेंजेन BYD डेमलर न्यू टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए डेमलर एजी के साथ साझेदारी की घोषणा की। डेंजा ब्रांड वाले इस उद्यम का उद्देश्य चीनी बाजार के लिए लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहन विकसित करना था, जो BYD के उन्नत बाजार में जाने के इरादे को उजागर करता है। हालांकि डेंजा लग्जरी ईवी बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी नहीं बन सका, लेकिन इसके मूल्यवान अनुभव प्रदान किए और हाई एंड सेगमेंट में BYD की तकनीकी क्षमताओं को भी बढ़ाया। अपने यात्री वाहनों के साथ साथ इलेक्ट्रिक बसों और टैक्सियों को भी शामिल करने के लिए अपने उत्पाद की पेशकश में विविधता लाने के लिए BYD के निर्णय ने कंपनी को ईवी में अग्रणी रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने की अनुमति दी। वर्ष 2013 तक BYD न केवल चीन में अग्रणी ईवी निर्माता था, बल्कि लंदन और लॉस एंजलिस जैसे शहरों में प्रमुख अनुबंधों के साथ वैश्विक इलेक्ट्रिक बस बाजार में भी उसकी उपस्थिति अब बढ़ रही थी। फिर BYD के उत्थान का अगला चरण था मजबूत सरकारी समर्थन और घरेलू ईवी बिक्री में वृद्धि। 2014 में चीनी सरकार ने ईवी निर्माताओं और खरीदारों के लिए उदार सब्सिडी की शुरुआत करके इलेक्ट्रिक वाहनों पर अपना जोर तेज कर दिया। इन सब्सिडी ने अनुकूल औद्योगिक नीति के साथ मिलकर, जैसे कि निर्माताओं द्वारा बेचे जाने वाले वाहनों का एक निश्चित प्रतिशत इलेक्ट्रिक होना चाहिए, ईवी के लिए एक तेजी से बढ़ता घरेलू बाजार तैयार किया। BYD अपनी स्थापित उपस्थिति और किफायती मॉडल के साथ इन नीतियों से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में थी। 2015 में BYD ने प्लग इन हाइब्रिड टैंग SUV लॉन्च की, जो चीन में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक SUV में से एक बन गई। टैंग की सामर्थ्य, प्रदर्शन और विस्तारित रेंज के संयोजन ने चीन में बढ़ते मध्यम वर्ग के बाजार को आकर्षित किया, जिससे घरेलू ईवी बाजार में BYD का प्रभुत्व और मजबूत हुआ। अब 2016 तक BYD की इलेक्ट्रिक बसें भी दुनिया भर के 200 से अधिक शहरों में चल रही थी और कंपनी अपने वॉल्यूम के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता भी बन चुकी थी, जिसने यूनिट बिक्री के मामले में टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया था। एक तरफ टेस्ला ने लग्जरी ईवी सेगमेंट में नेतृत्व करना जारी रखा, तो दूसरी ओर बड़े पैमाने पर बाजार वाहनों और सार्वजनिक परिवहन पर BYD ने फोकस ने इस वॉल्यूम के मामले में महत्वपूर्ण लाभ दिया। आने वाले 3 वर्षों के बीच BYD ने वैश्विक ईवी बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने और अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया। 2020 में प्रमुख विकास खंडों में से एक था फ्लैट बैटरी का लॉन्च, एक नई प्रकार की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी, जिसने पारंपरिक लिथियम आयरन बैटरी की तुलना में बेहतर सुरक्षा और लंबी उम्र का वादा किया था। यह बैटरी BYD के भविष्य के वाहनों का एक महत्वपूर्ण घटक बन गई, जिसने ईवी उपभोक्ताओं की प्रमुख चिंताओं में से एक को संबोधित किया था, जो था बैटरी सुरक्षा। अब वक्त था यूरोप में वर्चस्व का। 2018 में BYD ने यूरोप में एक नया कारखाना खोलकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति का और विस्तार किया, विशेष रूप से यूरोपीय बाजार के लिए इलेक्ट्रिक बसों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया। कंपनी ने लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भी प्रमुख अनुबंध हासिल किए, जहां किफायती इलेक्ट्रिक परिवहन की उच्च मांग थी। इलेक्ट्रिक वाहनों की वैश्विक मांग बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दुनिया भर की सरकारों ने सख्त उत्सर्जन नियम लागू किए थे। BYD, जो पहले से ही चीन में अग्रणी है, जिसने अपने उत्पाद की पेशकश और उत्पादन सुविधाओं का विस्तार करके इस प्रवृत्ति का लाभ उठाया। 2020 तक कंपनी ने ईवी उद्योग में एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा मजबूत कर ली थी। इसके इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग भी अब दुनिया भर के शहरों में किया जा रहा था। BYD की वृद्धि 2020 में भी जारी रही, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की वैश्विक मांग में कोई कमी के संकेत नहीं दिख रहे थे। 2021 में BYD ने विद्युत गतिशीलता के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता का संकेत देते हुए आंतरिक दहन इंजन वाहनों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की घोषणा की।
इस एक साहसिक कदम ने BYD को उसके कई प्रतिस्पर्धियों से अलग कर दिया था, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक भविष्य को पूरी तरह से अपनाने वाले पहले प्रमुख वाहन निर्माताओं में से एक बन गए थे, जिसके चलते 2023 में BYD ने वैश्विक ईवी बिक्री में टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया। यह एक मील का पत्थर था जिसने बड़े पैमाने पर मास मार्केट सेगमेंट में इसके प्रभुत्व को रेखांकित किया, जबकि टेस्ला लग्जरी ईवी बाजार में अग्रणी बनी रही, जबकि BYD के सामर्थ्य और विविध उत्पाद पेशकशों पर ध्यान ने इसे उपभोक्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर कब्जा करने की आजादी दे डाली। कंपनी के वर्टिकल इंटीग्रेशन के कारण, जैसे अपनी स्वयं की बैटरी और वाहनों का उत्पादन, ने इसे टेस्ला और अन्य प्रतिस्पर्धियों पर महत्वपूर्ण कॉस्ट एडवांटेज भी दे दिया। अब BYD ने फिर से नया खेल खेला, जो था टेक्निकल जायंट के साथ साझेदारी का। BYD के बारे में सबसे हालिया खबरों में से एक, जिसने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, वह है एप्पल के साथ इसकी साझेदारी। कुछ साल पहले एप्पल को इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में दिलचस्पी थी। 2014 की शुरुआत में तथाकथित एप्पल कार के बारे में अफवाहें फैल रही थी, जबकि एप्पल ने इस परियोजना के बारे में अभी तक अपनी गोपनीयता बनाए रखी है, जिसे आंतरिक रूप से प्रोजेक्ट टाइटन के रूप में जाना जाता है। इस टेक जायंट द्वारा विभिन्न वाहन निर्माताओं और ईवी कंपोनेंट सप्लायर के साथ साझेदारी तलाशने की खबरें लगातार तो आती ही रही है। इस हाईली कॉम्पिटिटिव ऑटोमोटिव उद्योग में प्रवेश करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, पर इस साझेदारी में एप्पल की टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज और ईवी बैटरी उत्पादन में BYD का प्रभुत्व एक प्राकृतिक गठबंधन की तरह जरूर लगता है। इसलिए 2024 तक ऐसी खबरें सामने आई कि एप्पल ने लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी विकसित करने के लिए BYD के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के पीछे चालाक BYD की ब्लेड बैटरी तकनीक है। इसलिए जैसा कि हम देख सकते हैं, BYD न केवल दुनिया की ईवी बाजार पर कब्जा कर रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर कुछ सबसे बड़े व्यवसायों के साथ साझेदारी भी कर रहा है। लेकिन आंकड़ों और आकार के संदर्भ में BYD आखिर कितना बड़ा है? 2020 में BYD का राजस्व लगभग $23.7 बिलियन तक पहुंच गया। 2023 तक कंपनी दुनिया भर में 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती है, जिससे यह ऑटोमोटिव और बैटरी उद्योगों में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक बन गई है। सुविधाओं के संदर्भ में कंपनी चीन में कई विनिर्माण सुविधाएं संचालित करती है, जिसमें शंजैन, शियान और चांगशा, जहां पर इसके मुख्य कारखाने शामिल है, जहां यह इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और अन्य घटकों का भी उत्पादन करती है। अपने घरेलू सुविधाओं के अलावा BYD अमेरिका, ब्राजील और हंगेरी में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी संचालित करता है, जहां यह यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों के लिए इलेक्ट्रिक बसों और अन्य घटकों का भी उत्पादन करती है। तो ये था आपके लिए BYD का एक शॉर्ट सफर, लेकिन फिर भी आप हमें बताइए कि आप BYD के बारे में क्या सोचते हैं। अब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का महत्वपूर्ण आभार। और जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।